हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी। तो अब हम डिस्कस करेंगे नीट 2021 में जो आज पेपर हुआ है उस पेपर को डिस्कस करते हैं। और मैंने आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसके लिए पहले से ही आंसर लगा के रखे हुए हैं। बाकी जहाँ जहाँ समझाने का बताने का होगा मैं आपको बताते चलूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। और चलें तब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास केमिस्ट्री का सेक्शन ए और इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है कि right option for the number of the tetrahedral and octahedral void for hexagonal primitive unit cell। तो देखें tetrahedral voids पूछा है और octahedral void पूछा है। तो हमारे tetrahedral void क्या होते हैं, 2n के बराबर होते हैं और हेक्सागोनल वॉइड n के बराबर होते हैं। तो अगर हम इसको 6 ले रहे हैं, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 6। उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। BF3 इज प्लेनर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली, ये पूछा गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर जिस भी बच्चे का ये पेपर है बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बोरान के पास में, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास sp2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। चलें इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर जो मेन बात थी वो आपको ये समझनी थी, हाईली प्योर मेटल है और लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर कौन होता है, ऐसे तो आप देखेंगे तो जिंक कैडमियम मरकरी पर जा सकते हैं, तो जिंक कैडमियम मरकरी, लेकिन वो हाईली प्योर मेटल्स में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर मतलब जिस मेटल के लिए पूछना चाह रहे हैं वो है हमारे पास गैलियम। और गैलियम का जो हम लोग जिस तरीके से रिफाइनिंग करते हैं तो वो हमारे पास होता है जोन रिफाइनिंग, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा जोन रिफाइनिंग। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है कि जो हमारे पास में एंथैल्पी है डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव है मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट, क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है, एच पी माइनस एच आर होता है ना। एच पी माइनस एच आर होता है, मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए तभी हमारा डेल्टा एच क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। हमें बताया गया डेल्टा एच नेगेटिव है ना। तो डेल्टा एच आर मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास में रिएक्टेंट की एनर्जी और ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी, इसीलिए यही आंसर हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर द इनर्टनेस टुवर्ड्स रेस्पेक्टिवली द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमसे इनकरेक्ट इसमें पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए देखें, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, छोटी सी एक चीज़ लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, नोबल गैसेस हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो नोबल गैसेस के नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स पाया जाता है वो तो बिग वंडरवाल फोर्स पाया जाता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है इसमें, है ना। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, इसका सही आंसर हो गया हमारे पास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड द सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज। तो आपको पता है बेरिलियम क्लोराइड जो है इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना करके दिया गया, डायरेक्ट पूछा गया है। हालांकि इसको पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, ये ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चैन और डाइमर के फॉर्म में होगा, है ना। तो चैन और डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन HF HCl HBr, बिल्कुल सही लिखा गया है ना। उसके बाद में कहा गया कि फ्लोरीन एटम का साइज जैसे जैसे जाते हैं तो क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन आयोडीन तक पहुंचते हैं तो डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ HF HCl HBr HI डिक्रीज होती है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा HI होगा इसके बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, EI माइनस ये H+ हो जाएगा, है ना। तो ये जल्दी H+ दे देगा, इसीलिए अच्छा एसिड होगा। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब जो दोनों हमारे स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट लिखे गए, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रीपेयर्ड बाई एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन से पॉलीमर बन सकते हैं, तो आपको पता है टेफ्लॉन जो है इसमें कुछ भी रिमूवल नहीं होता है, और हमने आपको पढ़ाया भी था नाइलॉन 66 नोवलैक डेक्रॉन, ये जो है आपके एडिशन पॉलीमर नहीं है बल्कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, इसमें कुछ भी है नहीं, सिंपल सा जो छोटा सा फार्मूला हमारे पास में है, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, उससे हम लगा लेंगे, न्यू की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से न्यू की वैल्यू हो गई, C की वैल्यू हमें ये दी गई है, लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन मिल जाएगा। आपका टाइम बचाने के लिए हमने पहले से ही सब कुछ करके रखा हुआ है इसमें। जर्कोनियम और हाफनियम जो हैं सिमिलर एटॉमिक आयनिक रेडियस शो करते हैं, किसकी वजह से, लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल इनको बोला जाता है, पढ़ा है आप लोगों ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास में है।
इसको चले मिला लेते हैं। PCl5 हमारा कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में SF6 हमारा कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और ए का फोर्थ, बी का थर्ड अभी हमारे पास में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, तो और मिला लेते हैं। BF3 हमारा क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और डी का हमारे पास में सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड ऑप्शन, तो इसीलिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वो सिंपल सा है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, आप सभी को आता होगा ये। चलें, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन में। तो देखें, सबसे पहली चीज तो यही समझ लें, हमने जो आपको पढ़ाया था, बताया था, तो वहां पर क्या बताया। अगर हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट में जो हमारी रिएक्शन होती है, हम सीधे सीधे आते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ में प्राइमरी अल्कोहल देता है, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और कीटोन्स क्या देते हैं, टर्सरी अल्कोहल देते हैं, ये बात हमें पता है। तो टर्सरी अल्कोहल से इससे तो ये तो पता चल जाता है कि उसी पर मिथाइल उसी पर OH लगेगा, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसमें भी देखें, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है फोर्थ लगा के चले आए, जैसे ये भी आप देख रहे हैं, इसमें भी फोर्थ लगा हुआ है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एसीटोन जो होता है बेटा, वो क्या होता है, CH3COCH3 होता है ना। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, C2H5MgBr, इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ में। तो यहाँ से जो हमारे पास में कार्बन के ऊपर जाएगा, आपको ऐसे तोड़ना आता है, यहाँ से इसको हम तोड़ेंगे किसमें, C2H5Mg भी रहेगा बेटा यहाँ पर, तो ये माइनस पार्ट ये हो जाएगा, प्लस पार्ट हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो ये जो माइनस पार्ट यहाँ से आप जानते हो कि इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, इसको क्या करोगे, प्लस करोगे, तो माइनस पार्ट हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CH3C, और इससे जुड़ जाएगा हमारा C2H5, है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हो गया हमारा CH3। उसके बाद में सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे, तो जो ऊपर OMgBr लग रहा है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। तो ये बनेगा, इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ गए, क्योंकि C2H5 जोड़ा गया, तो प्रोपेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, 2 कार्बन यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन, है ना। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन द 78% बाई वेट ऑफ कार्बन, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा अगर 78% हमारे पास में बच्चों कार्बन है, तो बताओ हाइड्रोजन कितना बचेगा, 22% बचेगा, तो ये 22% हमारे पास हाइड्रोजन हो गया। कैसे निकालेंगे, 78 अपॉन क्या कर लेंगे, 12 कर लेंगे, और फिर इसका क्या कर सकते हैं, इसके बाद में हम लोग कर सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 22/1, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो नियर अबाउट अगर रेशियो देखोगे तो ये हमें मिल रहा होगा कितना कितना, ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब कुछ नियर अबाउट 7 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो ये, और यहाँ से भी अगर हम निकाल के देखेंगे तो ये हमारे पास लगभग 22 है, 1.008 होता है, तो यहाँ से निकालेंगे तो नियर अबाउट 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो हमारा CH3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपली आप लोग इसको बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे एकदम देख करके, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हुई। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाते हैं, सिंपल सा, PKB हमें दिया गया है, डाइमिथाइल अमीन, और PKA ऑफ एसिडिक एसिड, ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं, और करेक्ट ऑप्शन फॉर पीएच ऑफ डाइमिथाइल। अच्छा, इसकी बात करें अगर हम, डाइमिथाइल अमीन, और फिर इसके बाद में क्या है हमारे पास में, एसिटिक एसिड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हम सीधे सीधे लगा लेंगे, PH = 7 + 1/2 PKA - PKB, है ना। ये फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ये दिया गया है आपको, KA और KB दिया, PKA और PKB दिया गया है ना दोनों का, बस आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में क्वेश्चन में पूछा गया है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाई इज। तो देखें, ग्लूकोज सोल्यूशन जो है, ये आपको पता है, हम लोग आइडियल सोल्यूशन और उसमें पढ़ते हैं, है ना। तो हमें यहाँ टिंडल इफेक्ट शो कौन करता है, कोलाइडल पार्टिकल शो करते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स देखना, मतलब कोलाइड देखना है यहाँ पर। तो कोलाइड कौन बनाएगा, स्टार्च बनाएगा, ना कि यूरिया बनाएगा, ना कि NaCl, ये तो डिजोल्व हो जाते हैं ना वाटर में। चलें, तो इसके बाद में आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार पढ़ते हैं हम लोग, लो एनर्जी बीटा रे इमिटर होता है ट्राइटियम, तो इसका सही आंसर सीधा सीधा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द CX, सीधे सीधे आप लोगों को पता है, ये तो क्वेश्चन आपका जो है 3 क्वेश्चन में इस तरीके से रिपीट किया गया है ना। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, बॉन्ड पास में होगा तो मजबूत होगा, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, द फॉलोइंग सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोज, मतलब मास इनका क्या कर दिया गया, सेम कर दिया गया, 250 ml ग्लूकोज है, 250 ml यूरिया भी है, और क्या 250 ml सुक्रोज भी, मतलब वॉल्यूम भी सेम कर दी गई। तो जब सब कुछ सेम कर दिया गया, बचता क्या है हमारे पास, बचता है फिर बेटा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कर लेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सबसे कम होगा,
ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलर मास अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज का तो आपको पता ही होगा 180 होता है, यूरिया का देखते हैं तो कितना होता है, यूरिया का हमारा हो जाता है 60 और ये हो जाता है 342 सुक्रोज का। तो बताओ सबसे कम किसका है, जिसका सबसे कम होगा उसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यूरिया मतलब P2 सबसे ज्यादा होगा हमारे पास में, फिर इसके बाद में P1 होगा, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। तो P2 P1 P3 ये हमारा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, फिर इसके बाद में इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में पूछा गया है। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में कहा गया कि सॉलिड कंपाउंड बनता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के साथ में, और वो डिजोल्व होता है एल्कली में। तो अगर डिजोल्व होता है तो वो प्राइमरी अमीन होगी, और अगर डिजोल्व नहीं होता तो वो सेकेंडरी होती है, और अगर रिएक्शन ही ना होती तो वो टर्सरी अमीन होती। तो बेसिकली हमें इसमें प्राइमरी अमीन देखना है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। द कंपाउंड विच शोज द मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में क्या है, C4H10O इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि CH3 CH2O CH2 CH3, और इसका दूसरा जो मेटामर बनाएंगे हम वो क्या बना लेंगे, CH3O CH2 CH2 CH3, है ना। तो यही हमारा क्या करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। ये तो कर नहीं सकता, 3 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन में जो ईथर होते हैं वो मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन पूछा गया, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नहीं, ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स नहीं है, इनको लेने से कभी हमारी आदत तो नहीं पड़ जाती ना। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन ये नार्कोटिक नहीं, ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती हैं, है ना। मार्फिन एंड हीरोइन ये नार्कोटिक होती हैं, तो इनके लिए लिखा है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत कर दिए हैं, इसका उसमें उसका उसमें कर दिया, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलें अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 क्वेश्चन नंबर में हमसे ग्राफ पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयल्स लॉ शोज द ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। चलें तो इसमें देखें, इस वाले ग्राफ को आप देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी का ग्राफ आपको पढ़ाते समय हमने पढ़ाया भी था और बताया भी था, आप लोगों ने अच्छे से सीखा भी था इसको, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम में है तो आप क्या करेंगे, देखें पी क्या होता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है ना हमारा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्या करें, एक हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर लिया इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे V1 आ जाएगा, यहाँ पर V2 आ जाएगा, यहाँ से T2 और V3 आ जाएगा, है ना। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉल्यूम सबसे ज्यादा देखो V3 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, V2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, V1 मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी होता है, आप यहाँ से भी देख रहे हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, या हम कहें कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, तो प्रेशर ज्यादा है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया तो हम T के साथ में रिलेशन देखेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा IUPAC नाम पूछा है, सभी लिख लेंगे 1 2 3 4 5, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। चलें इसके बाद में है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कैसा पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनॉइड आइंस आर कलरलेस, कलरलेस नहीं होते बेटा, ये कलर्ड होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, आप जाकर के वहां देखेंगे तो आपको मिलेगा, कलर्ड होते हैं, कलरलेस लिखा है, इसीलिए यही गलत है, बाकी जो भी बातें लिखी हैं इसमें सही लिखी गई हैं, ठीक है ना, आप पढ़ के देख लेंगे। आगे आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्लास 10th से पढ़ते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर उसके बाद में क्रोमियम की होती है, उसके कम होती है, तो ये डिस्प्लेस कर देगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा गैसियस स्टेट का क्वेश्चन, Cp - Cv इज इक्वल टू R, आप सभी जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप तो इसको। एक मोल के लिए पूछा, अगर कुछ चेंज किया जाता तो हो भी सकता था कि कुछ इसमें हो जाए, है ना। अमंग द फॉलोइंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइलाइट वन विच द कोवेलेंट, सबसे ज्यादा कोवेलेंट और सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक आप लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप फजान रूल से भी निकालोगे तो भी आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन भी देखी होगी तो भी आपको मिल जाएगा, किसमें, बेरिलियम क्लोराइड में मिल जाएगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द इथेन। लीस्ट स्टेबल का मतलब ये हुआ कि उसमें जो हमारे पास में हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल पास पास में होंगे, ऐसे करके अगर हम बनाना चाहें इसको, तो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर के बारे में हमसे पूछा गया है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन बिल्कुल इसी के पास में ही होगा, है ना, इसी के पास में होगा, दूसरा हाइड्रोजन इसी के पास में होगा, इसी के पास में। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। इथाइलिन
डाइअमीन टेट्रा एसीटेट EDTA पूछा गया है। तो देखें इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बाकी कुछ तो पढ़ना ही नहीं था, सीधे सीधे हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, इतने में तो क्वेश्चन आपका सही हो जाता, बस बात खत्म हो जाती। RBC डिफिशियंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज किसका, विटामिन B12 की वजह से होता है, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है ना, एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा गया है कि 2200 केल्विन होगा, एनसीईआरटी में 2100 केल्विन के आसपास लिखा गया है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये और ये फंसता है, तो 2100 जो है अप टू करके लिखा हुआ है, तो 2200 के आसपास में है, तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद में सीधे सीधे ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, केमिकल रिएक्शन इसकी करानी है, तो बताओ ये हमारे पास में क्या है, पेरोक्साइड है ना, और अगर ये पेरोक्साइड है, ये HBr है, तो बताओ अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सारी कंडीशन किसकी हो गई, एंटी मार्कोनिक आपकी हो गई, और एंटी मार्कोनिक आप लगाओगे तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ोगे जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा, मतलब ये Br जो है इस कार्बन पर जोड़ेगा, और ये मिलता है हमें फोर्थ ऑप्शन में, इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलें उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ द रिएक्शन 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट 2 इन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो देखें इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है किसके बेसिस पर होता है भाई, हम लोग एल्कीन की रिएक्टिविटी को किसके बेसिस पर बताते हैं, हम बताते हैं ना कि सर्जेफ रूल जो होता है हमारा, वो हमें बताता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होंगे वो एल्कीन हमारी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, तो है ना, तो पेंट 2 इन जो हमारी बन रही है वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए होगी क्योंकि क्या है इसमें इसमें हमारे पास में पाए जाएंगे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए, और इसको हम डिसाइड किससे करते हैं, सर्जेफ रूल से, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टेंस, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, नीट का ही रिपीटेड क्वेश्चन और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन, ये इवन यहाँ पर जो है कॉमा फुल स्टॉप मतलब वैल्यू तक नहीं चेंज की गई है, बिल्कुल सही सीधा सीधा इसका आंसर 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा, है ना। तो सिंपल है, इसकी कोई कैलकुलेशन हम बता नहीं रहे, आप लोग देख लेंगे, आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ द ब्रेविस लैटिस यूनिट सेल। देखें इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने गलत किया होगा इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से पूछा गया है, जो हम लोगों ने 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे और उसमें 14 ब्रेविस लैटिस पढ़े थे, तो उसमें पूछ रहे हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहाँ कहाँ आता था, कितनी जगह आता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो हमें 3 जगह मिलता है देखने के लिए, किस किस में मिलता है, एक तो क्यूबिक में मिलता है, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है, और तीसरा जो है टेट्रागोनल में मिलता है। हमने आपको ऐसे बताया भी था, सीओमोना करके, हे आरती करके आपने पढ़ा था, और फिर पीवीएफ, पीबी, एफई, पीई, पीबी, पीपीपी ऐसे करके बताया था, आपको याद होगा, है ना। तो वहां से ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन में देखें यहाँ पर NaBH4 दिया गया है और इथाइल अल्कोहल दिया गया, तो ये जो NaBH4 है ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये अल्कोहल को रिड्यूस कर पाएगा, तो अल्कोहल को नहीं रिड्यूस कर पाएगा, बल्कि अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, CO को रिड्यूस करेगा, मतलब ये जो CO ग्रुप है कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसको रिड्यूस करेगा, तभी तो अल्कोहल बनेगा ना, तो ये इसको अल्कोहल में रिड्यूस कर लेगा, लेकिन इसको नहीं रिड्यूस कर पाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा थर्ड ऑप्शन मिलेगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल, बेटा आइसोथर्मल बोला गया तो तुरंत आपको पता चला कि डेल्टा T0 डेल्टा UB0 साथ में, है ना, तो डेल्टा UB0 हो गया, और उसके बाद में कहा गया था करेक्ट ऑप्शन किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा S जो होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब डेल्टा U0 डेल्टा S टोटल जो होगा नॉट इक्वल टू 0, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है, इसमें मोलर कंडक्टिविटी इतनी दी गई है एसिटिक एसिड की, और व्हाट इज द डिसोसिएशन। अच्छा तो यहाँ से क्या करेंगे, सीधे सीधे हम पहले अल्फा निकाल लें, अल्फा क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में गिवन डाइल्यूशन पे होगा वो, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, गिवन डाइल्यूशन पर हमको इतना दिया गया है, और ये जो डाइल्यूशन दिया गया है उस पर हमारे पास में कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, 20 है, और फिर हम इससे अगर निकालेंगे तो ये निकाल लेंगे CH3CO माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, ठीक, दोनों को निकालेंगे तो ये 400 हो जाएगा, तो 20/400 यहाँ से मिल जाएगा 1/20, और Ka हमसे पूछा गया है ना, कांस्टेंट कौन सा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ से C की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपके पास में है ना, यहाँ से अल्फा की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको, 1/20 का स्क्वायर करके निकालेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन है FeCN6 का होल FeCN6 3 माइनस, है ना, तो यहाँ से देखो क्या होगा,
आयरन, आयरन में कितना होता है 26, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा +3, 26 + 3 मतलब 2 S के निकल जाएंगे और एक किसका निकल जाएगा, D का निकल जाएगा, 3D 5 बचेगा, 5 बचेगा, साथ में क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बताओ इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में कितना, मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका वो कितना हो जाएगा 1.73 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वीक फील्ड लिगेंड है, +3 चार्ज भी है इसके ऊपर, तो बताओ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5.92 आ जाएगा। जब इतना मिलाओगे तो इतने में आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टोटल प्रेशर इन ATM इन अ मिक्सचर 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो बेटा, सीधे सीधे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा करके सीधे सीधे आपको क्या होगा, यहाँ से आप इस क्वेश्चन के मोल निकालेंगे, मोल निकाल करके सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। 25.18 इसका आंसर आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देखेंगे आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 93 है, ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया था। NaOH और CaO का मिक्सचर होता है 1:3 में, तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से एल्केन्स बनते हैं, ये हो गया आपका क्या, CaO हो जाएगा इसका सही आंसर। चलें, क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 आर्हेनियस इक्वेशन पर पूछा गया था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। K = AE⁻−EA/RT हम लोग पढ़ते हैं ना। अच्छा, अगर ये चीज़ आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से ln K = ln A-E/R × 1/T हो जाता है। यहाँ से ये वैल्यू आपको दी गई है 1/T टेम्परेचर, इसको रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें सीधे सीधे आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है ना। तो इटार्ड रिएक्शन में जो आपका बीच में इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, यही तो बनेगा, CHO CrOHCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, करेक्ट। चलें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चों ने गलत किया होगा। देखें, ओजोन लेयर डिप्लीशन में हमने आपको पढ़ाया था, जब हम चैन इनिशिएशन चैन प्रोपेगेशन स्टेप पढ़ रहे थे तो चैन प्रोपेगेशन में आपने पढ़ा था, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का है। और ऑप्शन का मेकअप कैसा है देखते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है बी का थर्ड हमें 2 ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। ये जो है हमारे पास में 2SO2 + O2 ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये ट्रोफोस्फेरिक पॉल्यूशन है ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया गया इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ से आपका जो है ये हो जाएगा, ए का 4 बी का 3 आपको मिलता है सेकंड ऑप्शन में, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइंस विच वन इज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक विच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसमें नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन आप देखेंगे वहां पर नॉट लिखा हुआ है, एक्चुअली इसमें कट गया है थोड़ा सा, है ना। तो देखें ये तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी देखें आप 25 में से 2 निकल जाएंगे और 26 में से 3 निकल जाएंगे, बराबर आ रहे हैं। अच्छा, Fe2+ और Mn2+। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक बात ये देखिए, ये वाला जो है इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हालांकि इसको आपको सॉल्व नहीं करना था। देखें, Fe2+ Mn2+, मतलब हैं दोनों अलग अलग, और चार्ज क्या दोनों पे सेम लगाया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यही ऑप्शन है आपका, ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेम रिएक्शंस के बारे में हमने आपको बार बार पढ़ाया था, बार बार बोला था, तो सीधे सीधे आपको पता है ये क्या है, CO कोच 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 करके हमने कहा कि यहाँ पर देखो CO है ना, तो सीधे सीधे ये कौन सी है, गटरमैन कोच रिएक्शन। और पता है अगर आपको इतनी बात ही आती थी तो देखो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए का सेकंड अगर आप मिलाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि बाकी आपको तो ये भी आता है कि कौन कौन सा, ये आपका क्या हो जाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन जिसको बोला था आपने, और ये आपका एस्टरीफिकेशन। पढ़ी तो सारी रिएक्शंस थी आपने, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, 3rd ऑप्शन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेन। देखें, H2O H2S यही वाला आंसर हमारा गलत है, क्योंकि ये जो है ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग पीके। बेटा आपने पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa होती है ना। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो pKa का क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, इन्होंने क्या लिखा है इंक्रीजिंग, बाकी के सारे ऑर्डर सही है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में कौन सा, 1st ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ये तो आपको पता है, सीधा सीधा पहला स्टेप हमारा डायजोटाइजेशन है, यहाँ पर आर हमसे कहा गया, तो आर
मतलब कहा गया तो हम इस N2Cl को किस में, H में रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब N2Cl से H में जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है H3PO2 H3PO3 है ना, और एक दूसरा होता है हमारे पास में क्या, C2H5OH C2H5OH। तो अल्कोहल ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, फर्स्ट ऑप्शन। अगर H2O ले लोगे तो H2O लेने से तो यहाँ OH लग जाएगा, है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी ये रिएक्शन थी हमारे पास। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और हमें उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे आंसर्स भी मिल गए होंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर ओवरऑल अगर हम कहें तो पेपर तो इजी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में पेन की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और मेरा अपना मानना है कि केमिस्ट्री का पेपर जो है काफ़ी हद तक देखा जाए तो इजी ही है, इसको हम टफ नहीं कह सकते, क्योंकि टफ जैसा कुछ भी पूछा नहीं है। एक्चुअली इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको कुछ ज़्यादा ही आसान कर दिया गया, उसमें से भी रिपीटेड कर दिए गए हैं क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, और उसके बाद में जो केमिकल काइनेटिक्स का आर्हेनियस इक्वेशन वाला है वो भी रिपीटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबे पूछे गए हों। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो भी सीधे सीधे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो देखें केमिस्ट्री तो ज़्यादा टफ है ही नहीं, आसानी से सभी बच्चों ने कर लिया होगा, और जितना हम लोगों ने पढ़ा था लगभग लगभग सब कुछ इसमें आया ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना आया हो, है ना। तो कट ऑफ की बात करेंगे, अभी थोड़ा सा फिजिक्स का पेपर भी देख लें और बायोलॉजी का पेपर भी देख लें, तब बात करेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी फिलहाल जो है आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लीजिए, केमिस्ट्री का आपको सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।